छत्तीसगढ़ राज्य में किसानों के लिए तिलहरी फसलों की अपार संभावनाएं हैं, जिसमें से जिस फसल का यहाँ पर हम करने जा रहे हैं वो सरसों की खेती के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं, जिसकी अपार संभावनाएं हैं। अभी इसकी उत्पादन की जो तकनीकें हैं बहुत सारे विकसित हो चुकी हैं हमारे प्रदेश से और पूरे देश से। तो इसमें अगर देखेंगे जो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की बात करेंगे तो तीनों हमारे जो जलवायु क्षेत्र हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ का मैदान हो, चाहे बस्तर का पठार हो या सरगुजा का क्षेत्र हो, तीनों जो हमारे जलवायु क्षेत्र हैं तीनों में हम इस सरसों की खेती कर सकते हैं और अधिक लाभ कमा सकते हैं। अम्मा जी, मैं चली स्कूल पढ़ने। स्कूल? पर शादी के वक्त तो तूने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है। अरे अम्मा जी, फार्म स्कूल जा रही हूँ खेती की नई नई बातें सीखने। आप भी चलो ना। फार्म स्कूल, जहाँ खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। कृषि दर्शन के सभी दर्शकों को नमस्कार। साथियों, गर्मियों का प्रभाव जितना हम इंसानों पर पड़ता है वैसा ही प्रभाव हमारे पालतू दुधारू पशुओं पर भी पड़ता है। कमज़ोर पशुओं पर गर्मी का जल्दी प्रभाव पड़ता है और वे ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि गर्मियों में हम अपने जानवरों का विशेष ध्यान रखें, उनके रहने की अच्छी व्यवस्था करें, उन्हें पौष्टिक आहार दें और समय समय पर टीकाकरण करवाते रहें। गर्मियों में पशुओं की देखभाल कैसे करें और उन्हें टीकाकरण कब करवाएं, इस विषय में हम आज चर्चा करेंगे। इस विषय में हमें अब जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं राज्य स्तरीय पशु चिकित्सालय से डॉक्टर दीपक चंद्राकर और साथ में हैं डॉक्टर विक्रम पाठक। सर, आप दोनों का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, यदि आप पशुपालक हैं और आपके पशुओं से संबंधित आपकी कोई समस्या हो तो आप हमारे इस टोल फ्री नंबर पर हमें पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 1800-233-9418। आइए चर्चा की शुरुआत करें। डॉक्टर चंद्राकर, सबसे पहले बताइए कि गर्मियों का हमारे पालतू पशुओं पर, दुधारू पशुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है? गर्मियों में जब पशु बहुत अधिक गर्मी हो जाता है तो पशुओं में दूध देने की जो क्षमता रहती है, जो उनका ओवरऑल जो प्रोडक्शन होता है वो कम हो जाता है। जी जी। जैसे मान लो कोई पशु का दूध ओवरऑल पूरे दिन में मान लो
8 से 9 लीटर है तो वो लगभग 4 से 5 लीटर में आ जाता है। अच्छा अच्छा। और पशु जो है बहुत गर्मी के कारण हांफने भी लगता है और उसको सांस लेने में भी दिक्कत होती है। अच्छा अच्छा। तो ये सब परेशानियां गर्मी में होती है। जी जी जी। डॉक्टर पाठक, आमतौर पर जैसा इंसानों को लू लगती है ऐसे ही पशुओं को भी लू लग जाती है, तो इसके किस तरह के क्या लक्षण होते हैं इसके? हाँ देखिए, जैसे पशु को लू लग रही है जी जी। तो जो पशु है सबसे पहले तो खाना पीना कम कर देता है। जी जी। हाँफने लगता है, जीभ निकाल करके हाँफने लगता है। उसके बाद उसके मुंह के आसपास जो है कुछ झाग सा आ जाता है। जी जी। सुस्त हो जाता है, एक जगह खड़ा हो जाता है। जी हाँ। खाना खाना या तो बंद कर देता है या कम कर देता है। जी। कई बार कुछ पशुओं में दस्त हो जाते हैं। अच्छा। दस्त की वजह से वो कमज़ोर हो जाता है। कुछ पशुओं में कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, गोबर निकलना या तो कड़ा हो जाता है या निकलना बंद हो जाता है। अच्छा। इसके साथ साथ पशु जो है दूध देना, जैसा भी बताया कि दूध देना जो है उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। जी। ये शारीरिक क्रियाओं के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। जी 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 जी। डॉक्टर चंद्राकर, इन चीज़ों से बचाने के लिए पशुओं को रखने की व्यवस्था कैसी होना चाहिए गर्मी के दिनों में? हाँ जी, गर्मी के दिनों में पशुओं को जहाँ पे रखा जाता है वहाँ पे जो शेड है, शेड के ऊपर में अपन जो पुलाव बोलते हैं या पैरा बोलते हैं जो छत्तीसगढ़ी में, तो पैरा का ऊपर में बिछावन कर देना चाहिए ऊपर रूफ में। जी जी। और खासकर जो उसकी दीवार रहती है, दीवार के पास जो प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए जो दीवार बना रहता है वहाँ पे अब बोरा, पतला बोरा भी वहाँ पे लटका देना चाहिए। जी जी। और उस पतले बोरे पे आपको कम से कम। पहले एक साथी का फोन सुन ले। हेलो हेलो। जी नमस्कार मैम। नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? कन्या बालाघाट से गोविंद मानेश्वर बोल रहा हूँ मैम। जी गोविंद जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? जी हमको जानना ये है कि जैसे अपने पास देसी गाय है मैम जी, तो गर्मी के मौसम में हम अपने पशुओं को टीकाकरण कर सकते हैं क्या? कौन कौन से टीका लग सकता है गर्मी के मौसम? जी जी सर, ये टीकाकरण के बारे में जानना चाह रहे हैं। जी देखिए पशुपालक भाई, आप जो है गर्मियों के दिन में टीकाकरण कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन हमारे यहाँ पे छत्तीसगढ़ में जैसी प्रथा है कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो हमारे पशुपालक जो हैं वो टीकाकरण के लिए मना कर देते हैं। अच्छा। मेरा सुझाव आपसे ये है कि बारिश आने से पहले यदि आप अपने पशुओं को गलघोटू, एकटंगिया, एंथ्रेक्स जिसको क्षय रोग बोलते हैं वो, और खुरा चपका जैसी बीमारियां जो संक्रामक बीमारियां हैं, जी जी, इन संक्रामक बीमारियों के विरुद्ध टीकाकरण अवश्य करवाएं। जी। इसका समय जो है अप्रैल मई जून के बीच में होता है, बारिश के पहले इसको आपको टीकाकरण करवाना है। जी। और हमारे विभाग के द्वारा ये टीकाकरण जो है वो हर साल मुफ्त में किया जाता है, साल में 2 बार किया जाता है। विशेष रूप से वर्षा के पहले इसका टीकाकरण आप जरूर करवाइए, इसमें किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि धूप में या बहुत ज़्यादा गर्मी में भी आप टीकाकरण करवाते हैं तो खाली इस बात का विशेष ध्यान रखें कि टीकाकरण सुबह के वक्त करवाएं या फिर शाम के वक्त करवाएं। बहुत ज़्यादा धूप में आप टीकाकरण जो है उसको ना करवाएं। जी जी। डॉक्टर चंद्राकर, आप पशुओं को रखने की व्यवस्था के बारे में हमारे दर्शकों को बता रहे थे। हाँ जी, तो मैं वही कहना चाह रहा था कि अगर बोरे, पतले बोरे वहाँ पे दीवार के पास अगर लगा दिया जाए और उसमें पानी का छिड़काव किया जाए तो जो हवा जो चलती है उससे फिर वो ठंडी हवा अंदर की ओर आएगी। जी जी। उससे पशुओं को गर्मी का एहसास नहीं होगा। जी। और ओवरऑल हमारा एम ये रहना चाहिए कि जो वातावरण में हमने पशु को रखा है वहाँ पे तापमान कम से कम 35 डिग्री के नीचे आ जाए। अच्छा। तो उससे फिर पशु खाना भी अच्छा खाएंगे और उनके दूध में भी विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। जी जी जी। और उसको संतुलित आहार भी देना चाहिए। अच्छा। गर्मियों में। जी जी। डॉक्टर पाठक, गर्मी के दिनों में पशुओं की शारीरिक क्षमता पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं? पशुओं की शारीरिक, देखिए जिस प्रकार से गर्मी की वजह से मनुष्य के ऊपर प्रभाव पड़ता है, इसी प्रकार गर्मी की वजह से या बहुत ज़्यादा तापमान की वजह से जो पशु होता है उसके भी पूरी शारीरिक क्रियाएं जो होती हैं वो उसके ऊपर पहले एक फोन सुन ले। हेलो हेलो हेलो। हाँ दीदी नमस्कार। नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? भागवत निर्मलकर, कौराजेवरा, बेमेतरा जिला ले। जी निर्मलकर जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? दीदी मोर प्रश्न ये है कि गर्मी के दिन में जैसे दुधारू पशु है, अच्छा,
बोला ये टीकाकरण लगाए से दूध कम हो जाते है कि का है, संतुलन कैसे होना चाहिए, ये संबंध में जानकारी चाहिए। अच्छा अच्छा सर, एक बार और टीकाकरण के बारे में समझा दीजिए। हाँ, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि टीकाकरण लगाने से थोड़ा सा स्ट्रेस शरीर के ऊपर होता है, लेकिन उससे इतना प्रभाव नहीं होता कि दुग्ध उत्पादन एकदम कम हो जाए। इसलिए यदि गर्मी में आपको टीकाकरण करवाना है तो विशेष रूप से आप सुबह के वक्त, जिस वक्त थोड़ा ठंडा होता है, वातावरण ठंडा होता है, या फिर शाम के वक्त पे टीकाकरण करवाएं उसको जी। और टीकाकरण करवाने से दूध उत्पादन के ऊपर या अन्य उसकी शारीरिक क्रियाओं के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वैसे भी आप जब टीका लगाते हैं तो उसका प्रभाव जो है होने में 10 से 15 दिन उसका समय लग जाता है। जी जी। शरीर में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको आने में 10 से 15 दिन लग जाते हैं। अच्छा। इसलिए आप आसानी से उसको टीका लगवाइए और जब अप्रैल, मई या जून का महीना आता है उस वक्त बारिश के पहले इसका टीकाकरण आप जरूर करवाइए। जी जी। डॉक्टर चंद्राकर, हम चर्चा कर रहे थे कि पशुओं का शेड किस तरह से बनाना चाहिए। हाँ, तो शेड में वही मेरा कहना था कि ऊपर जैसे आपने पुलाव बिछा दिया, पुलाव में आप पानी उसमें लगातार डालते रहे, या आपके पास अगर साधन है तो आप स्प्रिंकलर भी लगा सकते हैं। अच्छा। स्प्रिंकलर लगा देने से पशु के शेड का तापमान भी काफ़ी कम रहेगा। जी जी। और दूसरा जो वो बोरे वाली बात मैं कह रहा था, पतला बोरा भी खिड़कियों पे आप लगा सकते हैं या दीवारों पे लगा सकते हैं, और उसमें निरंतर पानी का छिड़काव करने से भी वातावरण में तापमान कम हो जाता है। अच्छा अच्छा। तीसरा चीज़, आपको पानी की व्यवस्था पूरे टाइम वहाँ पे रखे रहना चाहिए पशु के लिए। पशु अगर निरंतर पानी पीते रहेगा तो शरीर का तापमान बाहर के तापमान के अपेक्षा उसका अच्छा रहेगा और उसको डिहाइड्रेशन नहीं होगा। जी जी जी। डॉक्टर पाठक, इस गर्मी के दिनों में क्या शारीरिक क्षमता के साथ साथ प्रजनन क्षमता भी प्रभावित होती है पशुओं की? हाँ बिल्कुल, देखिए शारीरिक पूरी जितनी भी शरीर की जो क्रियाएं होती हैं उसके ऊपर स्ट्रेस पड़ता है। स्ट्रेस मतलब एक तनाव होता है। उस तनाव की वजह से यदि पशु खाना कम खा रहा है या बीमार है तो निश्चित रूप से उसकी जो प्रजनन की क्षमता है उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। यदि प्रेग्नेंट एनिमल्स हैं, जो गाभीन गायें हैं, यदि उनको टेम्परेचर यदि बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो उसको खाने की इच्छा नहीं होगी, उसमें खाने में रुचि नहीं होगी, या उसका खाना जो है वो कम हो जाएगा उसका। तो ऐसी परिस्थिति में हो सकता है कि उसमें एबॉर्शन के चांसेस भी हों, या कभी कभी एबॉर्शन भी हो जाता है उसमें से। तो जो तनाव है, स्ट्रेस है, उसका प्रभाव पशु के शारीरिक अंगों के ऊपर, और चूंकि प्रजनन अंग भी शारीरिक अंग ही है, इसलिए प्रजनन अंगों के ऊपर भी समान रूप से पड़ता है। लेकिन सामान्य रूप से जो कृत्रिम गर्भाधान, जैसे हम लोग कहते हैं कि कृत्रिम गर्भाधान है या गाय को गाभिन करवाने की अवस्था, तो ऐसा जब वो 21-21 दिन में उनकी जो साइकिल होती है वो साइकिल के ऊपर उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं देखा गया है। यदि उनका भोजन और पानी की व्यवस्था यदि समान है, यदि प्रबंधन यदि सही तरीके से किया गया है, तो उसका जो लू है या गर्मी है उसका प्रभाव शारीरिक क्रियाओं के ऊपर और प्रजनन क्रियाओं के ऊपर कम से कम पड़ता है। एक विशेष बात और है कि जो भैंसें होती हैं, उन भैंसों के बारे में हमारे पशुपालक भाई ये सोचते हैं। सर पहले हम एक फोन सुन लें। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? मैं राम साहब जी, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? तो दुधारू पशु के दूध बढ़ाया के लिए क्या करना चाहिए, क्या खवाना चाहिए? अच्छा, ये पौष्टिक आहार के बारे में पूछ रहे हैं सर। क्या पौष्टिक आहार देना चाहिए इनको? पौष्टिक आहार में उसे ज़्यादातर पशुओं में गर्मी के समय में खाना जो खाते हैं वो कम खाते हैं, तो इसलिए हमें प्रोटीन डाइट ज़्यादा बढ़ाना चाहिए उसमें, पशुओं में, जिससे गर्मी में, जैसे वो किसान भाई का प्रश्न है कि दूध कम मत हो, तो अगर प्रोटीन डाइट हम देंगे तो दूध कम नहीं होगा। दूसरा, हम हरा चारे की अगर व्यवस्था हो जाती है तो हमें हरा चारा देना चाहिए, क्योंकि पशु को सूखा चारा खाना कम अच्छा लगता है गर्मी में। अगर उसे हरा चारा मिलेगा तो वो ज़्यादा अच्छे से खाएगा और दूध पे भी विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। जी सर, आपने प्रोटीन डाइट की बात कही, तो उसमें क्या क्या देना चाहिए? प्रोटीन डाइट में जैसे खल्ली होता है, खल्ली में बहुत प्रोटीन रहते हैं। सोयाबीन जो रहता है उसमें भी बहुत
प्रोटीन रहता है। जी जी। दूसरा हरा चारा में जैसे बरसीम अगर अवेलेबल है जी। तो बरसीम बहुत ज़्यादा प्रोटीन रहता है, उसमें अच्छा। लगभग 30% से ऊपर प्रोटीन रहता है जी उसमें। हाँ, जी हाँ। तो ये उसे देना चाहिए। जी जी। डॉक्टर पाठक, आप बता रहे थे कि भैंसों में जो प्रजनन क्षमता के बारे में आपको। जी, भैंसों में एक हमारे जो पशुपालक भाई हैं, इन लोगों में एक मिथ है कि भैंस जो है खाली ठंड के दिनों में ही हीट में आती है, गर्मी में आती है और उसी वक्त वो गाभिन होती है, जबकि ऐसा वास्तव में ऐसा नहीं है। ये बात सही है कि वो सीजनल ब्रीडर हैं, तो उस सीज़न में उनमें प्रजनन क्षमता जो है वो ज़्यादा अच्छी होती है। जी जी। लेकिन कुछ यदि भैंसों को यदि सही मात्रा में पोषण मिले, उसको खुराक सही मात्रा में प्राप्त हो और उनका मैनेजमेंट सही तरीके से किया जाए, तो भैंसें जो हैं वो पूरे साल भर हीट में आ सकती हैं। जी जी। तो ये इस बात को जो पशुपालक भाई हैं ये अपने मैनेजमेंट को, प्रबंधन को सुधार करके और इस व्यवस्था में थोड़ा सा सुधार कर सकते हैं। जी जी। डॉक्टर चंद्राकर, लू लगने के अलावा गाय को, भैंस को, ऐसे जो दुधारू पशु हैं, इनको और कौन कौन से रोग हो सकते हैं जिनसे बचाव की ज़रूरत है? मतलब गर्मियों के समय खासकर लू का तो सबसे ज़्यादा रहता है। जी जी। और दूसरा कभी कभी मतलब तनाव की वजह से जी गर्मियों में खाना भी छोड़ देते हैं। जी हाँ। एकदम खाना भी छोड़ देते हैं और उसमें कोई एक प्रकार से लू का ही लक्षण है वो। जी जी। और तीसरा वैसे आजकल ये भी देखने का है कि गर्मियों में भी आजकल ये जो एफएमडी जो बीमारी है वो गर्मियों में भी देखने को मिल रही है, जो पहले ऐसा नहीं होता था। जी जी। पहले ऐसा था कि एफएमडी जो खुरा चपका बीमारी है वो सिर्फ ठंड में देखने को मिलती है, वो भी आजकल गर्मियों में भी देखने को मिल रही है। जी जी। डॉक्टर पाठक, नवजात बछड़े को गर्मी के समय में क्या प्रोटेक्शन देना चाहिए, क्या सावधानी रखना चाहिए कि वो बीमारी से बचा रहे? जी, नवजात बछड़े को देखिए गर्मी से बचाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। जी। जैसी नवजात बच्चा जो है उसको सबसे पहले तो हमको उसका तापमान जो है, जिस जगह पे उसको रखा गया है उस तापमान को नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। जी जी। क्योंकि हमारे यहाँ पे हमारे राज्य में तापमान जो है वो 42 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के और 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक के चला जाता है। जी जी। तो ऐसी परिस्थिति में यदि उसको बच्चे को यदि उतने टेम्परेचर में रख दिया जाए तो उसमें डिहाइड्रेशन की वजह से उसमें मृत्यु की संभावना बहुत ज़्यादा होती है उसमें से। इसलिए उसको सबसे पहले हमको डिहाइड्रेशन को बचाने के लिए एक तो समय पर उसको दूध पिलाने की व्यवस्था, और दूध में सबसे पहले नवजात है यदि पैदा हुआ है तो उसको आधे घंटे के भीतर उसे हमें कोलोस्ट्रम, जिसको खीस कहते हैं, जी हाँ। वो खीस पिलाना बहुत आवश्यक है। अच्छा। और खीस जो है ये बहुत मतलब फ़ायदेमंद चीज़ है, विशेष रूप से बच्चे के लिए। यदि आधे से 1 घंटे के बीच यदि उसको खीस पिला दिया गया तो वो बच्चा जो है उसमें एक रोग प्रतिरोधक क्षमता भी आ जाती है। जी हाँ। उसमें शरीर में उसमें एंटीबॉडीज ऐसी पैदा होती हैं जो उसको बीमारी से लड़ने के लिए ताकत देती है। जी जी। दूसरा, वो उसमें विटामिन्स का बहुत अच्छा स्रोत होता है, विटामिन्स और मिनरल्स बहुत अच्छे होते हैं। इसलिए उसके पशु की पूरी ग्रोथ जो है उसके इस बात पर निर्भर करती है कि उसको माँ का पहला दूध मिला है या नहीं मिला है। तो इस बात का पशुपालक विशेष ध्यान रखें। दूसरी बात, जब टेम्परेचर यदि बहुत ज़्यादा हो गया है तो जैसे अभी बताया कि जो आहार है, जो शेड है, उस शेड के चारों ओर आप खस या बोरे जो होते हैं, अपने बारदाना बोरा जो होता है, उसको आप बांध करके और उसमें पानी का छिड़काव करते रहें और उस टेम्परेचर को जैसे 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रखने का प्रयत्न करें। उसमें यदि ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो बच्चा जो है वो दूध नहीं पिएगा। अच्छा। और कई बार लू की वजह से उसमें मृत्यु की संभावना जो है वो बहुत सामान्य है। जी जी जी। इसी प्रकार बच्चा जो है उसको यदि कभी कभी ऐसा होता है कि जो माँ होती है उसकी डेथ हो गई है, मतलब गाय जो है उसकी डेथ हो गई किसी कारण से, तो कई बार हम लोग बहुत परेशान होते हैं कि बच्चे को क्या करें। तो ऐसी परिस्थिति में जो बछड़े होते हैं, बछड़े होते हैं, उनको कृत्रिम रूप से भी हम लोग कोलोस्ट्रम जिसको कहते हैं उसको बना करके हम दे सकते हैं। अच्छा, उसकी क्या? और उसको बनाने की प्रक्रिया बहुत सरल है। उसमें हमको एक अंडा जो है उसको अच्छे से फेंट लेना है। अच्छा। और उसको लगभग 300 ml पानी में हम उसको घोल लेते हैं उसको। उसमें 1 चम्मच जो है अरंडी का तेल जिसको बोलते हैं, कैस्टर ऑयल बोलते हैं, जी जी, उसको डाल देते हैं उसमें। उसके बाद फिर उसमें 600 ml उसमें पानी मिला दिया जाता है।
और थोड़ा सा विटामिन ए जो है उसको सोर्स के रूप में उसको मिला देते हैं और अच्छे से घोल करके और उसको बच्चे को पिला देते हैं जी। तो ऐसे बच्चे जिसकी माँ की किसी वजह से मृत्यु हो गई है जी जी। तो ऐसे बच्चों को हम ऐसा कृत्रिम कोलोस्ट्रम या कृत्रिम खीस पिला करके उसको अच्छे से उसकी देखभाल कर सकते हैं। जी जी। इसके अलावा भी और सी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे बच्चे जो होते हैं उनमें गर्मी के सीज़न में तो निमोनिया के चांसेस कम होते हैं, लेकिन जो कृमि की प्रॉब्लम है, कृमि की समस्या है वो बहुत सामान्य है, चाहे वो प्रत्येक सीज़न में होती है। लेकिन विशेष रूप से हमको ध्यान देना है कि बच्चे जो हैं उसको हमको कृमिनाशक दवा जो है समय समय पर देना है उसको। जी जी। और दूध जो है वो उसको समय समय पर भरपेट मिलना चाहिए। यदि हमारे यहाँ कुछ पशुपालक भाई होते हैं जो दूध जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा दूध लेने के चक्कर में बच्चे को दूध कम पिलाते हैं। अच्छा। तो यदि दूध बच्चे को कम मिलेगा तो निश्चित रूप से उसकी जो शारीरिक क्षमता है वो कम होगी, वो कमज़ोर होगा और बीमारी से ग्रस्त हो जाएगा। जी जी। इसलिए छोटी छोटी बातों का जो ध्यान है उसको हमको पशुपालक भाइयों को रखना चाहिए। जी जी। डॉक्टर चंद्राकर, इतनी सब व्यवस्थाओं के बाद भी कभी कभी बछड़े की नाभि सड़ने लगती है, इसकी क्या वजह है और इसका कैसे इससे बचाव किया जाए? ये इसके लिए जब भी बच्चा पैदा होता है जी। तो जब वो माँ से अलग होता है तो नाभि के पास हमें एक स्टरलाइज्ड ब्लेड से जो अच्छे से जो नया ब्लेड हो उसको वो वहाँ से उसको काटना चाहिए और वहाँ पे आप बीटाडीन का लेप वहाँ पे लगाया जा सकता है या फिर टिंचर आयोडीन वहाँ पे लगाना चाहिए। जी हाँ जी। जिससे ज़्यादातर क्या होता है कि जो बैक्टीरिया जो जीवाणु कीटाणु जो होते हैं जो उसके अंदर से जाके फिर इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं वो वहाँ पे नहीं हो पाता। तो आपको सबसे पहले वहाँ पे इससे करना चाहिए। अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो सबसे बढ़िया जो गांव में जो देसी रूप में जो आज भी अपनाया जाता है, हल्दी ले लीजिए और थोड़ा सा तेल में उसको मिक्स कर लीजिए और वहाँ पे लगा दीजिए। अच्छा। तो वो भी बहुत अच्छा काम करता है और उससे फिर वो इन्फेक्शन नहीं होता। जी जी। डॉक्टर पाठक, कभी कभी बछड़े को सफ़ेद दस्त भी होने लग जाते हैं, इसकी क्या वजह है और इससे कैसे बचा जा सकता है? देखिए, बच्चे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं बीमारियों के लिए और इनमें बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं, बैक्टीरियल डिसीज़ हैं, कुछ वायरल इन्फेक्शंस हैं जिसकी वजह से बच्चा जो है उसमें उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में वो बैक्टीरिया या वायरस जो हैं वो बीमारियां पैदा कर देते हैं, जिसमें मुख्य रूप से जैसे कोलीबैसिलोसिस बोलते हैं, उसमें काफ स्काउर बोलते हैं, उसमें से काफ स्काउर जो है ये बहुत कॉमन है। काफ स्काउर में कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस जो होता है उसकी वजह से जो उसकी जो खाने की जो नली होती है वो इन्फेक्टेड हो जाती है, उसमें सूजन आ जाती है और बच्चा जो होता है वो सफ़ेद रंग का ऐसा दस्त करने लगता है जो बहुत बदबूदार होता है। जी हाँ। और ये बीमारी इतनी मतलब ख़तरनाक होती है कि यदि सही समय पर इसका इलाज ना किया जाए तो बच्चे जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। अच्छा। उसमें से तो विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसको काफ स्काउर जो है जैसी बीमारी से उसको बचाया जाए। इसके लिए यदि आवश्यकता पड़े तो उसको कुछ एंटीबायोटिक्स जो हैं पशु चिकित्सक की सलाह के अनुसार उसको या तो आप मुंह के द्वारा ओरली उसको दे सकते हैं या फिर उसको इंजेक्शन के माध्यम से उसको आप लगा सकते हैं। बहुत सी ऐसी अच्छी एंटीबायोटिक्स अभी उपलब्ध हैं जिसको हम लगा करके इस बीमारी से हम उसको बचा सकते हैं। जी जी। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि ये जो काफ स्काउर या जो सफ़ेद दस्त जिसको कहते हैं इसकी वजह से बच्चा जो होता है उसमें डिहाइड्रेशन हो जाता है और डिहाइड्रेशन की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। अच्छा। तो ऐसी परिस्थिति में हमको विशेष रूप से उसको किसी पशु चिकित्सक से दिखा करके और उसको यदि ग्लूकोज की ज़रूरत है तो उसको तो ग्लूकोज जो है ड्रिप के माध्यम से उसके खून में चढ़ाया जाए उसको और साथ में खून के माध्यम से उसको कुछ एंटीबायोटिक्स जो हैं उसको दी जाए और दस्त को रोकने के लिए कुछ दवाइयाँ जो होती हैं वो पशु चिकित्सक जो हैं उसको देंगे। तो उसको हमारे पशु चिकित्सक भाई जो हैं उसको लाइटली ना लें, उसको बहुत खतरनाक बीमारी है तो इसको थोड़ा विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि इसमें आपने ध्यान देने में देर कर दी तो बच्चा जो है उसकी मृत्यु बहुत कॉमन है। अच्छा। जी जी। डॉक्टर चंद्राकर, मादा पशुओं में थनैला रोग भी हो जाता है, ये कैसे होता है, किस कारण से होता है, इससे बचाव के लिए क्या किया जाए? मादा पशुओं में जो थनैला रोग जो होता है वो ज़्यादातर ये मैनेजमेंटल डिजीज़ है। अच्छा।
ये जो जहाँ पे शेड में जहाँ पे आप पशु को रखते हैं वहाँ पे अगर पूरे टाइम अगर गीलापन रहेगा जी जी उसमें नमी रहेगी तो थनों में सूजन आ जाता है जी और फिर दर्द होने लगता है, उसमें थन लाल हो जाते हैं और दूध आप जो निकालेंगे तो दूध में खराबी आती है। अच्छा, तो इसलिए पशुओं में ये थनैला रोग होता है जी। इससे बचाव के लिए क्या किया जाए सर? इससे बचाव के लिए जैसे मैंने कहा आपसे कि वो नमी पूरे समय नमी नहीं रहना चाहिए। जहाँ पे पशु बैठते हैं जी वहाँ पे आपको सूखा रहना चाहिए। जी जी। तो जहाँ पे पशु अगर सूखा रहेगा तो ये बीमारी नहीं होगी जी। दूसरा, जब भी पशु का दूध निकालते हैं पशु का दूध निकालते समय थनों में पोटास पानी डाल के, जैसे जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है वो पानी में डाल दीजिए 1-2 टुकड़ा और वो पानी लाल हो जाता है। उस पानी से थन को धोना चाहिए। अच्छा अच्छा। उससे थन को धोने से और जो मिलकर है, जो ग्वाला है जो दूध निकालता है उसे भी अपने हाथ को साफ रखना चाहिए जी जी। और उससे वो दूध निकालेगा तो उसमें थनैला रोग होने के चांसेस बिल्कुल नगण्य हो जाएंगे। जी जी जी। सर, नमी के कारण से खुरपका मुंहपका रोग भी हो जाता है खुरों में गीलापन होने से, तो इससे पशुपालक कैसे बचाएं अपने पशुओं को? देखिए, खुरपका मुंहपका रोग जो है ये एक वायरस के द्वारा संक्रमण जो है वो वायरस के द्वारा फैलने वाला रोग है। और जैसा आपने बताया कि उसमें कि नमी की वजह से, तो नमी जो है एक कारक है उसमें। जी जी हाँ। यदि पैरों में यदि वो वायरस जो होता है 2 जगह मुख्य रूप से अटैक करता है। एक तो पशु जो होता है उसके मुंह में छाले आ जाते हैं, जीभ जो है उस पर छाले आ जाते हैं, मसूड़ों पे फफोले पड़ जाते हैं उसके। जी जी। और पशु जो होता है वो खाना खाने में असमर्थ हो जाता है, लार टपकने लगती है, उसकी झाग आने लगता है। जी जी। और दूसरा जो उसका साइट है वो है दूसरी जगह जो है वो पैरों में होता है, खुरों के बीच में होता है। और खुरों के बीच में होने का एक बहुत बड़ा कारण उसमें ये भी है कि यदि वहाँ पे मॉइस्चर है, वहाँ पे नमी है जैसा आपने कहा, जी जी, तो ऐसे नमी वाले स्थान जो होते हैं वो उसको, उस बीमारी को बढ़ाने में बहुत सहायक होते हैं। अच्छा। तो यदि वहाँ पे साफ सुथरा रखा गया है, पशुओं को साफ सुथरी जगह पे रखा गया है, तो वो वायरस जो है उसके फैलने की संभावना कम से कम होती है। जी। बचाव किया जा सकता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपने साफ़ सुथरी जगह पे रखा है तो वो वायरस जो है उसमें पैरों पे अटैक नहीं करेगा। इसका कोई गारंटी नहीं है इसमें। अच्छा। मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि पशुओं को साफ़ सुथरी जगह पे रखा गया है तो संभावना है कि उसको वो बीमारी कम से कम समय के लिए होगी और जल्दी ठीक होने की संभावना होगी। जी जी। लेकिन यदि उसको और गीले वातावरण में रखा गया तो बीमारी की संभावना बढ़ सकती है। उसके ऊपर मक्खियां बैठ रही हैं तो वो बीमारी को और बढ़ाने के लिए प्रेरक का काम करेंगे। डॉक्टर पाठक, डॉक्टर चंद्राकर, आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए, हमारे किसान भाइयों को बहुत अच्छी जानकारी दी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, नया विषय, नई जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। आज बस इतना ही। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।